ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टडी करना है बिहेवियर ऑफ एसी अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर। तो पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और उसको हमने एक एसी सोर्स सप्लाई से जोड़ दिया। तो ये एक सिंपल सा हमने सर्किट बना लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें एक एसी सोर्स नजर आ रहा है, एक कैपेसिटर नजर आ रहा है और एक की है। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब हम एसी सोर्स अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो वो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फेजर डायग्राम के लिए हम एक एरो की मदद लेते हैं। मान लो किसी भी टाइम पर जो वोल्टेज का फेजर है वो इस पॉइंट पर है, तो प्योर कैपेसिटर में करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल से लीड करता है। तो जिस टाइम पर वोल्टेज ने फेज एंगल ओमेगा टी कवर किया होगा, सेम टाइम में करंट ने फेज एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कवर किया होगा। यानी कि करंट लीड कर रहा होगा वोल्टेज से बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब इसी नॉलेज को अगर हम एक वेव फॉर्म में दिखाएं, तो मान लेते हैं ये वोल्टेज में कैसे चेंज हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू में अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर, उसका वेव फॉर्म है। तो ये सिनोसॉइडल वेरिएशन हो रही होगी वोल्टेज की। अब क्योंकि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो जिस समय करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी, उस समय करंट की वैल्यू पीक पे होगी। जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो से बढ़कर पीक पे जाएगी, उस समय करंट की वैल्यू पीक से नीचे आएगी जीरो पर। तो इस तरह से ये फेजर डायग्राम बनेगा वोल्टेज और करंट का। जो थिक लाइन है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ब्रेक लाइन है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्योर कैपेसिटर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 लीड करता है। तो ये फेजर डायग्राम है वोल्टेज और करंट का, और ये हमने वेव फॉर्म दिखाया है। वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट across a pure capacitor। और ये फेजर डायग्राम है। तो इस से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इन अ प्योर कैपेसिटर करंट
leads the EMF or voltage by phase angle of पाई बाय 2। ठीक है, तो करंट का फेज एंगल वोल्टेज के फेज एंगल से पाई बाय 2 आगे चलता है। इससे पहले हमने देखा था कि कॉइल में करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल पीछे चलता है। तो ये नॉलेज होती है। फर्दर आपको नॉलेज याद रखनी है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by a capacitor is called its capacitive reactance x के फुट में c। तो जो रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर किसी भी सप्लाई सोर्स को देता है उसको हम एक्स सी सिंबल से डिनोट करते हैं, और वो एक्स सी मेजर करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/ω/c या 1/2πfc। सी कैपेसिटेंस वैल्यू है उस कैपेसिटर की, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स है। तो हर एसी सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, और ओमेगा कहलाता है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको लर्न रखना है कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब इस नॉलेज को जरा डीसी और एसी सोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर डीसी सोर्स, अब जब हम एक डीसी सोर्स को अप्लाई करते हैं क्रॉस अ प्योर कैपेसिटर, तो किसी भी डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, क्योंकि डीसी सोर्स में वोल्टेज या करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो देयर इज नो चेंज, मींस नो फ्रीक्वेंसी। अब अगर एफ 0 हो जाएगा तो एक्सी 1/2π इंटू 0 इंटू सी यानी कि इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि एक कैपेसिटर बहुत बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी सोर्स को। सो वी कैन से a capacitor offers a very high resistance to a DC source. In fact, it blocks the DC and used the energy of the source to store into it as electric field energy. U is equal to half CV नॉट स्क्वायर। तो जब हम एक डीसी सप्लाई को अप्लाई करते हैं एक कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर लेता है, मतलब उसको करंट आगे नहीं जाने देता जब तक वो फुली चार्ज नहीं हो जाता। तो वो उस डीसी सोर्स की एनर्जी को अपने चार्जिंग में यूज कर लेता है। तो करंट को ऑलमोस्ट रोककर, फर्दर जाने से रोककर, जब तक वो चार्जिंग नहीं हो जाती तब तक करंट आगे नहीं जा सकता। तो ये होता है। लेकिन एसी सोर्स के लिए पढ़ते हैं। फॉर एसी सोर्स, एज फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, जैसे जैसे सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सी विल डिक्रीज। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर दे रहा है, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि फार्मूले से साफ नजर आ रहा है कि एक्सी और एफ में इनवर्स रिलेशन है। इट मीन्स a capacitor easily allows
the AC to pass through it। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर एसी को बड़े आसानी से बिना कोई रेजिस्टेंस दिए अपने में से पास करने देता है, फ्लो करने देता है। तो ये नेचर होता है आर का, एल का और सी का। अब हम इस पूरी नॉलेज को समराइज करते हैं तो हमने 3 अलग अलग डिवाइस पढ़े। पहला जो हमने स्टडी किया था वो रेजिस्टेंस को स्टडी किया था, और मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस में जो फेजेस बनते हैं वोल्टेज और करंट के, वो सेम फेज में होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में वी आर होगा सेम डायरेक्शन में आई होगा, यानी कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो इन दोनों की इक्वेशंस में हम इनका जो फेज एंगल लेंगे, ये जो साइन के पीछे लगा होता है, वो सेम लेंगे। तो जितने टाइम में वोल्टेज का फेज एंगल बनेगा ओमेगा इंटू टी, सेम फेज एंगल करंट का बनेगा। अब यार कॉइल की तरफ मूव करते हैं, जो हमने कॉइल स्टडी की थी। तो एक कॉइल में करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर मान लें करंट का फेजर ये है, तो वोल्टेज का फेज उसके ऊपर होगा। यानी कि अगर हम वोल्टेज के लिए इक्वेशन यूज करेंगे V इज इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी, तो करंट के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे V इज इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस मीन्स कि वो उसका जो फेज एंगल है वो वोल्टेज के फेज एंगल से पाई बाय 2 कम है, क्योंकि किसी भी टाइम पे वोल्टेज का फेज एंगल ये है ओमेगा इंटू टी। तो करंट का फेज एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा। तो ये नॉलेज थी अक्रॉस अ कॉइल। और जो कैपेसिटर हमने अभी फ्रेशली पढ़ा है आज की क्लास में, तो अगर हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस एसी अप्लाई करते हैं तो करंट लीड करता है वोल्टेज से, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। मीन्स कि अगर हम वोल्टेज के लिए वेव इक्वेशन यूज करेंगे V इज इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी, तो करंट के लिए वेव इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि वो फेज एंगल 90 चल रहा है। तो ये हमारा समरी है जो हमने समअप की है। दूसरा, जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक प्योर रेजिस्टर, वो एसी और डीसी दोनों को ही बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो उसके आर वैल्यू के बराबर होती है। लेकिन कॉइल के रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं, जिसका फार्मूला ओमेगा इंटू एल होता है या 2 पाई एफ एल होता है। और कॉइल क्या करती है? कॉइल blocks AC but easily allows DC to pass। तो एक कॉइल AC को ब्लॉक कर देती है, अपने में से जाने नहीं देती, और उसे ब्लॉक करके उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में स्टोर कर लेती है। वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का रिलेशन हाफ एल आई नोट स्क्वायर, हमने ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉइल का फार्मूला डिराइव किया था लास्ट चैप्टर में, राइट। तो एक कॉइल एसी को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन डीसी को इजीली अलाउ करती है। अ प्योर रेजिस्टर equally blocks both
AC एज वेल एज DC, जबकि एक प्योर रेजिस्टर दोनों को इक्वली ब्लॉक करता है, जितना वो AC को रोकता है उतना ही DC को रोकता है। और कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसका फार्मूला होता है 1/ωc 1/2FC। तो एक कैपेसिटर blocks DC but easily allows AC to pass through it। तो कॉयल एक कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करके अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है हाफ CV0² फार्मूले से, इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी की फॉर्म में। तो आपने देखा कि कैसे नेचर चेंज होता है एक प्योर रेजिस्टर का, एक कॉयल का या एक कैपेसिटर का टुवर्ड्स द AC एंड DC। तो ये सारी नॉलेज, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो ये सारी नॉलेज को देखने के बाद, नोट करने के बाद, समझने के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है AC applied across a series LCR circuit। अब हम AC को अप्लाई करेंगे एक ऐसे सर्किट में जिसमें तीनों कंपोनेंट होंगे। R यानी कि रेजिस्टर भी होगा, L यानी कि कॉयल भी होगी, और C यानी कि कैपेसिटर भी होगा। तो पहले उसके हम डायग्राम को बना लेते हैं, सर्किट को। तो ये हमने एक रेजिस्टर बना लिया, ये हमने एक कॉयल को बनाता हुए दिखा दिया, और एक कैपेसिटर को बनाते हुए दिखा दिया। तो ये एक सर्किट में तीनों कंपोनेंट हैं, R भी है, L भी है और C भी है सीरीज में। अब इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक AC सोर्स से। तो ये हम यहाँ पर AC सोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं और सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए ये की बना देते हैं। तो ये हमने RLC सीरीज सर्किट बना लिया। अब जब हम इस की को प्रेस करेंगे, करंट फ्लो करेगा। तो जैसे कि अब हम पढ़ चुके हैं कि मान लेते हैं, अब क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, तो हम करंट का जो फेजर है वो तीनों के लिए सेम बनाते हैं। तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस में करंट का फेजर ये है, कॉयल में भी करंट का फेजर ये है, और कैपेसिटर में भी करंट का फेजर ये है। तो सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है तो सेम फेज में होगा। तो ये हमारा करंट का फेजर बन गया तीनों के अक्रॉस। अब हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट का फेज होगा उसी डायरेक्शन में हम एक बड़े लेंथ का वोल्टेज का फेजर बना लेंगे, VR। कॉइल में करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जो वोल्टेज अक्रॉस L मिलेगी वो करंट से 90 डिग्री आगे चलेगी, तभी करंट लैग करेगा। और सिमिलरली हमने पढ़ा हुआ है कि जो कैपेसिटर होता है उसमें जो करंट होता है वो लैग करता है, लीड करता है वोल्टेज से। तो वोल्टेज का फेजर पीछे चलेगा 90 डिग्री एंगल से। तो ये मैंने वोल्टेज और करंट के फेजर्स बना लिए जब RLC सीरीज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा AC सोर्स से, राइट। और अपनी प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई कर दिया। अब
हमारे पास वोल्टेज के तीन फेजर्स हैं। एक वीआर फेजर है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ा है, उसको मैं एक दूसरी फिगर में बाहर फिर से बना लेता हूं। तो वीआर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, वीएल ऊपर की तरफ है, जहां वीआर है उसके 90 डिग्री ऊपर, तो ये मैं वीएल को ऊपर बना लेता हूं, और वीसी नीचे की तरफ है। तो मैंने इन तीनों वोल्टेजेस को फिर से रिप्रेजेंट कर लिया एक सेकंड फिगर में, अपनी मेन फिगर में से, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो वोल्टेज और करंट दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जब हम एसी पढ़ते हैं तो हम इनको वेक्टर एज्यूम करते हैं इनके फेजर होने के कारण। तो अब हमें इनको वेक्टर कंसीडर करके इन तीनों वेक्टर से रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी है। तो अब हमने क्या करना है, लेट अस फाइंड द resultant voltage of VR, VL and VC considering these as vectors। तो हम इनको वेक्टर्स मान के इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी। लेट कर लेते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल मिल रही है उसकी वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस सी से ज्यादा है, तो VL इज ग्रेटर देन VC। देयरफॉर the resultant of VL and VC will be। अब आपको नजर आ रहा है कि VL और VC एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, उनमें एंगल 180 बन रहा है। तो +1 में वेक्टर में बताया जाता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो वो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो क्योंकि हमने अज्यूम किया है VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL और VC का रिजल्टेंट आ जाएगा VL माइनस VC, राइट। तो उससे क्या होगा, अब ये तीन वेक्टर से दो वेक्टर में बदल गए, तो हमारा VR, तो अभी हमने उसको एज इट इज उसका रिजल्टेंट नहीं फाइंड की, और VL और VC का जो रिजल्टेंट हो गया वो बन गया VL माइनस VC। वो ऊपर की तरफ ही रहेगा बट थोड़ी छोटी वैल्यू का बन जाएगा, क्योंकि हम VL के वेक्टर में से VSC को माइनस कर दिया। तो मान लो ये VL माइनस VC वेक्टर हमने बना दिया VR के साथ जोड़कर, उसके हेड से जोड़कर। तो अब ये दो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है VR और VL माइनस VC का। अब +1 में हमने ट्रायंगुलेशन लॉ वेक्टर पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल की दो साइड्स से रिप्रेजेंट होती हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, तो जो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, वो इनका रिजल्टेंट फाइंड देता है। नाउ let us find the resultant of VR and VL minus VC as shown in figure C। हम मान लेते हैं इसे C फिगर कह देते हैं। ये B फिगर थी जहां ये तीनों नजर आ रहे थे, और ये हमारी A फिगर थी, मेन फिगर, जिसमें हमने तीनों को दिखाया था। अब अगेन +1 में ये बताया जाता है कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट होता है VR स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्योंकि VR और VL माइनस VC एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगी VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, राइट, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। अब वोल्टेज अक्रॉस आर
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस L मतलब कॉइल, I इंटू एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि कॉइल के रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस C आई एक्सी हो जाएगा, तो आई एक्सी का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया। तो ये हमने कैसे अप्लाई कर दिया, बाय ओम्स लॉ, वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल एंड वी सी इज इक्वल टू आई एक्सी, क्योंकि ये हैं तो रेजिस्टेंस ही, एक्सएल एक्सी आर और वी इज इक्वल टू आई आर, तो ओम्स लॉ ने बोला ही था। अब हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, तो आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये होल अंडर रूट भी है। अब इन दोनों टर्म्स में एक बार फिर से आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं आई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है। फर्दर हम आई स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं, तो आई अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम अब ये फार्मूला बन जाएगा कि किसी भी टाइम पर जो करंट एक LCR सीरीज सर्किट से फ्लो हो रहा होगा, वो अब इस रिलेशन से देखा जाएगा। तो I यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, V रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो किसी भी RLC सीरीज सर्किट में जो करंट किसी भी टाइम पर प्रेजेंट होता है या फ्लो कर रहा होता है, उसका भी ये फार्मूले की तरह काम करेगा। I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट में का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है, आपको आनी चाहिए कि करंट निकालने के लिए आ जाता है RLC सीरीज सर्किट में, तो इसको देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। हेयर द टर्म, अब ये जो नीचे एक टर्म आ रही है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको एक नाम दिया गया है, इज कॉल्ड इम्पीडेंस Z of the circuit, that is Z is equal to R square प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म को इम्पीडेंस बुलाया जाता है, क्योंकि ये टर्म कलेक्टिव रेजिस्टेंस है तीनों का, कि तीनों जो मिलकर R, L और C मिलकर कलेक्टिवली कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं AC सोर्स को। दिस टर्म रिप्रेजेंट द collective resistance offered by the series components R, L and C to the AC source, राइट कि ये तीनों जो कंपोनेंट हैं सीरीज सर्किट के,
वो तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो इसको इम्पीडेंस कहते हैं। ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ लेना और नोट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसी आरएलसी सीरीज सर्किट से रिलेटेड एक और फिनोमिना को डिस्कस करेंगे जिसे रेजोनेंस कहते हैं। अब ये रेजोनेंस क्या होता है? तो इस रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि उससे अच्छे से रेजोनेंस समझ में आ जाएगा। तो लेट अस से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें एक्स एक्सिस में लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा ऑफ द एसी सोर्स, कि हमने जो एसी सोर्स लगाया है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और उसके चेंज करने से सर्किट में करंट इन एलसीआर सर्किट, सीरीज सर्किट कैसे चेंज हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कंक्लूजन आएगी। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स को बढ़ाना शुरू कर दें, ओमेगा जिसे कहते हैं, तो करंट में कैसे चेंज आएगा वो अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करके देखें तो वो कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसी शेप बनती है जैसे एक ऐसे एक हिल की तरह, राइट। अब इस ग्राफ को थोड़ा केयरफुली हम देखते हैं कि जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे थे तो करंट में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट तक जो इंक्रीज था वो थोड़ा स्लो था, जिसे हम ग्रेजुअल इंक्रीज कहते हैं। तो इस पॉइंट तक लेटर से ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी तक जो करंट में इंक्रीज हो रहा है वो ग्रेजुअल मतलब स्लोली स्लोली हो रहा है, बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू 0.707 ऑफ पीक वैल्यू पहुंचती है, जिसे हमने आरएमएस वैल्यू भी बोला था, तो करंट में इंक्रीज सडन हो जाता है। देख, ये ग्राफ एकदम से ऊपर को चला गया तो सडन इंक्रीज हो गया, इसको सडन इंक्रीज कहते हैं। ये सडन इंक्रीज तब तक होता है जब तक वो अपनी पीक वैल्यू नहीं अचीव करता। तो मान लेते हैं ये सडन इंक्रीज चला आई नोड तक, जब तक उसने अपनी पीक वैल्यू नहीं ले ली, और जैसे ही वो पीक वैल्यू लेता है उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को उसकी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर कहते हैं। अब अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो अब करंट फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, इनफैक्ट करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और उस डिक्रीज में भी बिल्कुल वैसे पहले की तरह कुछ टाइम तक ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक सडन डिक्रीज होगा, और उसके बाद ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो रेजोनेंस एक्चुअली यही कंडीशन होता है कि जब किसी सर्किट में सडन इंक्रीज इन करंट होता है पीक वैल्यू अचीव कर रहे तक, और फिर सडन डिक्रीज इन करंट होता है, तो उस पोर्शन को या उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो हम रेजोनेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द सडन राइज एंड सडन फॉल in the value of current when the angular frequency of an AC source is increased is called its
रेजोनेंस स्टेट, राइट। तो जिस स्टेट में करंट में सडन इंक्रीज या सडन फॉल चल रहा होता है उसको रेजोनेंस कहते हैं। द रेजोनेंस begins when current in AC circuit is 0.707 of I naught, that is RMS value, and ends also at 0.707 of I naught. As shown in the graph for angular frequency omega 1 and omega 2। तो वो कह रहा है कि रेजोनेंस स्टार्ट होता है जब करंट अपनी पीक वैल्यू का 0.707 वैल्यू पे पहुंचती है, राइट। और एंड भी होता है जब वो पीक वैल्यू से 0.707 तक ड्रॉप हो जाती है। तो पहले उसे इंक्रीज होना है 0.707 से आई नॉट ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे, और फिर आई नॉट से ड्रॉप होके 0.707 पे आना है ओमेगा 2 तक। तो उस रीजन को या उसको हम उसका रेजोनेंस कहते हैं। हाँ जी, आपको रेजोनेंस समझ में आ गया। अब इसका क्या प्रैक्टिकल यूसेज है वो बाद में हम स्टडी करेंगे। अब हम रेजोनेंस का फार्मूला बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, वी नो, अब हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है इंस्टेंटेनियस करंट in the series LCR circuit is। अब जो इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी LCR सीरीज सर्किट में मिलता है उसका अभी हमने ये फार्मूला बनाया था पिछले टॉपिक में। I इज इक्वल टू V ओवर अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट में का होल स्क्वायर, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल रेजोनेंस मिले पीक पॉइंट पर, यानी कि हम बिल्कुल पीक पॉइंट पे रेजोनेंस निकालना चाहते हैं आई नॉट, जब हम बिल्कुल हिल की टॉप पे होंगे। नाउ फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, अब अगर हम करंट को मैक्सिमम चाहते हैं, और मैक्सिमम करंट क्या होगा आई नॉट, और वो वैल्यू कब आएगी एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस का ग्राफ बिल्कुल टॉप पर होगा, एट रेजोनेंस टॉप द इम्पीडेंस। तो सर्किट का जो इम्पीडेंस Z है, जो नीचे टर्म है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू। तो उसका जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से साफ नजर आ रहा है कि करंट और ये जो इम्पीडेंस Z है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये Z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। दैट इज हमें R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट को एक मिनिमम वैल्यू जब होगी तब रेजोनेंस अक्कर होगा, क्योंकि तभी सर्किट में करंट सबसे ज्यादा होगा जब Z सबसे कम होगा, राइट। अब ये टर्म मिनिमम तब होगी जब XL माइनस XC का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि XL माइनस XC जब जीरो होगा तभी वो
उसकी कंट्रीब्यूशन इस जेड में सबसे मिनिमम होगी। अदरवाइज एक्सएल माइनस एक्सी हमेशा इस टर्म को बढ़ाएगा ही, क्योंकि प्लस हो रहा है, और स्केयर होने पे चाहे एक्सएल माइनस एक्सी प्लस में आए चाहे माइनस में आए, तो वो इसमें आर स्केयर में ऐड ही होगा। तो मिनिमम ऐड सिर्फ जीरो ही हो सकता है, क्योंकि जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन देता है। बाकी तो कोई भी वैल्यू हो, वो ऐड करने पर, जैसे मान लो एक उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो अगर एक्सएल माइनस एक्सी जीरो आएगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही उसमें मिनिमम ऐड करेगा। अगर कोई और कुछ भी वैल्यू आए तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा ही। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक्सएल माइनस एक्सी जब जीरो होगा सिर्फ तभी उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगी। तो हमें एक्सएल माइनस एक्सी जीरो चाहिए, तभी जेड मिनिमम होगा, यानी कि एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी। अब एक्सएल का हमें फार्मूला पता है वन बाय सॉरी ओमेगा एल, और एक्सी का भी हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है वन बाय ओमेगा सी। तो मैं इन दोनों की जगह इनके फार्मूले लगा देता हूँ। यहाँ से मैं ओमेगा की दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर देता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल को नीचे ले आते हैं राइट साइड में, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा वन बाय एल सी। तो बड़े आराम से हम ओमेगा के लिए एक तरह से ये फार्मूला बन जाएगा, तो ओमेगा आर वन बाय रूट एल सी हो जाएगा। तो ये अब हमारा फार्मूला बन गया कि जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अपनी पीक वैल्यू पे होगा, वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम किस रिलेशन से देख सकते हैं, अंडर द रूट वन बाय एल सी, वन बाय रूट एल सी। तो ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया। बट ओमेगा आर टू पाई एफ भी होता है, टू पाई एफ आर भी होता है। आर हमने फुट में इसलिए लगाया ताकि वो रेजोनेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो टू पाई एफ आर बराबर आ गया वन बाय रूट एल सी, तो एफ आर बराबर आ गया वन बाय टू पाई रूट एल सी। तो ये दोनों ही फार्मूले हैं, एक रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए और एक फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये दोनों ही आपको आने चाहिए, डिराइव भी और वैसे भी। सो दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी of the source of the circuit 1 by 2 pi root LC, और रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 by root LC। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया व्हाट इज रेजोनेंस, एंड हमने उस कंसेप्ट को अप्लाई करके या यूज करके एक रिलेशन निकाला कि जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अक्कर होता है उसका रिलेशन क्या होता है, ओमेगा आर इज इक्वल टू वन बाय रूट एल सी, या एफ आर इज इक्वल टू वन बाय टू पाई रूट एल सी। तो इस सारी नॉलेज को आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, नोटबुक कॉपी पे नोट कर लेना, और डेरिवेशंस को भी देख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, we will do further in the next class.